अमित शाह आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में करेंगे जनसभा। अहमदाबाद में कई बैठकों में होंगे शामिल। कल जाएंगे तमिलनाडु और आंध्र। हेमंत बिस्वा शर्मा आज मणिपुर जाएंगे। सीएम एन बीरेन्द्र सिंह से मुलाकात करेंगे। राज्य में जारी हिंसा पर चर्चा हो सकती है। सीएम मनोहर लाल और प्रभारी विप्लव देव के बीच 4 घंटे तक मंथन। राजनीतिक मसलों पर भी हुई लंबी चर्चा। बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन काल। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर प्रबुद्ध सम्मेलन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एमएलए पंकज सिंह होंगे शामिल। झारखंड में छात्र संघ ने आज से 48 घंटे के बंद का किया आह्वान। नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण की मांग। और नकल माफिया और सॉल्वर गैंग पर नकेल की तैयारी। नए कानून में 14 साल जेल और 25 लाख तक का जुर्माना। मसौदा तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में हुए आईएएस के तबादले। फिरोजाबाद के डीएम रवि रंजन का तबादला किया गया है। उज्जवल कुमार डीएम गोंडा और गोंडा के डीएम बनाए गए हैं। फिरोजाबाद के नए डीएम का पदभार जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेहा शर्मा निदेशक नगरीय निकाय को गोंडा का डीएम बनाया गया है। गिरिजेश त्यागी विशेष सचिव उच्च शिक्षा को डीएम अमरोहा का बनाया गया है। एक बड़ा फेरबदल तबादला होता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर डीएम विशाख को केडीए का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। केडीए वीसी अरविंद कुमार सिंह बलरामपुर के डीएम बनाए गए हैं। राजेश कुमार त्यागी को सचिव अरेरा अमरोहा का डीएम बनाया गया है। तो विशेष सचिव एपीएस शाखा डीएम बलरामपुर महेंद्र कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रतिनियुक्ति के लिए अब अवमुक्त होंगे। तो एक बड़ा तबादला, अतिरिक्त जिम्मेदारी। केडीए वीसी अरविंद कुमार सिंह को बलरामपुर का डीएम बनाया गया है। इसे एक बड़ा फेरबदल भी कहा जा सकता है। राजेश कुमार त्यागी सचिव रेरा अमरोहा के डीएम बनाए गए हैं। अमरोहा के डीएम पद की जिम्मेदारी बालकृष्ण त्रिपाठी को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। महेंद्र कुमार केंद्र में प्रतिनियुक्त के लिए अब अवमुक्त होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष जी, देखा जाए तो यूपी में आईएएस के जो तबादले हुए हैं, आखिर किस लिहाज से इन तबादलों को देखा जाए? देखिए, जो आज तबादले हुए हैं ये विशेष सचिव स्तर के अधिकारी हैं। यानी कि कुछ जिलों में इसी स्तर के अधिकारी आमतौर पे डीएम बनाए जाते हैं जी। तो कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें माना जा रहा है कि ये ट्रांसफर रूटीन ट्रांसफर तो है, लेकिन अगर जोड़ के देखा जाए तो निकाय चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जिलों के अधिकारियों को बदला है। और ये जो आज के तबादले दिख रहे हैं उसमें ऐसे जिले भी हैं जहां पर निकाय चुनाव में स्थानीय स्तर पर पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। तो इसको देखने का तरीका यही है कि 4-5 जिलों के डीएम बदले गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये वही जिले हैं जहां पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था सरकार भारतीय जनता पार्टी का। तो कहीं ना कहीं हल्के में ये भी बात चल रही है कि इन जिलाधिकारियों को इस बात का भी खामियाजा भुगतना पड़ा है कि उनके जिले में सरकारी कामकाज को लेकर जनता बहुत संतुष्ट नहीं रही और इसलिए उनका तबादला किया गया। बिल्कुल उत्कर्ष जी, देखा जाए इस लिहाज से भी देखा जा सकता है। रूटीन ट्रांसफर भी कहा जा रहा है। क्या इसे आगामी लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है? और लगातार जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए, क्योंकि जो आपराधिक मामले हैं उनमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है और सरकार को घेरने की कवायद विपक्ष की लगातार नजर आ रही है। तो इस लिहाज से क्या इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है? सरकार समय समय पर जिलों में तैनात अधिकारियों में बदलाव करती भी रहती है,
ये जी। उसका प्रिविलेज है। लेकिन खास बात ये है कि हालिया दिनों में ये देखा गया है कि स्थानीय स्तर पर जनता की नाराजगी प्रशासनिक कामकाजों में देरी या शिकायतों के निस्तारण को लेकर एक असंतोष भी है जनता के भीतर। जी। और ये भी कहा जा रहा था कि इसी का नतीजा ये हुआ कि निकाय चुनाव में जो सबसे निचले पायदान पे जो टाउन एरियाज और जो नगर पंचायतें थी, उसमें पार्टी को बहुत सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन ये बात भी है कि अगर जिला स्तर पर जनता संतुष्ट नहीं रहेगी सरकारी योजनाओं या सरकारी कामकाज को लेकर के, जी। तो उसका असर सरकार के चुनाव के मामले में पड़ता ही है। तो इसलिए भी एक ये कवायद है, एक कसरत है कि नीचे स्तर पर जिलों में फेर बदल करके अच्छे अधिकारियों की तैनाती की जाए, जिससे जनता के असंतोष को कम किया जा सके। बिल्कुल, जनता का आक्रोश स्थानीय प्रशासन के खिलाफ अक्सर देखने को मिलता है। ऐसी तस्वीरें के न्यूज़ ने दर्शकों से साझा की है, लेकिन ये एक बड़ा फेरबदल इसे कहा जा सकता है जो तबादला रूटीन ट्रांसफर हुआ है। तो क्या इससे अब उम्मीद जताई जा सकती है कि कुछ बदलाव देखने को मिलेगा प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर? हल्कों में अभी चर्चा चल रही है कि तबादला एक्सप्रेस अभी रुकेगी नहीं। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें, पिछले 10 दिनों में टुकड़े टुकड़े में कई स्तर पर अधिकारियों के कार्यों जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है, यानी ट्रांसफर किए गए हैं। इसमें सचिव स्तर के भी अधिकारी रहे हैं और अब जिला स्तर पर भी। तो उम्मीद ये है कि अभी कम से कम 6 जिलों के अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को और बदला जाना है, जिसकी सूची बहुत जल्दी आएगी। बिल्कुल, 6 जिलों के जिलाधिकारियों को बदला जाना है। एक ये कहा जा सकता है एक बदलाव, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के खिलाफ एक नाराजगी भी आम जनता की देखने को मिली और जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर जो गड़बड़ियां पाई गई थी, उस लिहाज से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है। देखा जाए तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये तबादला एक्सप्रेस रुकने वाली नहीं है। 6 जिलों में और बदलाव देखने को मिलेगा। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, यूपी बीजेपी के सभी एमएलए के मुंबई जाने पर रोक लगाई गई है। मुंबई में होने वाले राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में जाने पर रोक लगाई गई है। आगामी 15 और 17 जून को यह राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन होना था और अब इस पर रोक लगती हुई नजर आ रही है। पार्टी ने इस वक्त पूरे प्रदेश में महाजन संपर्क अभियान चला रही है और महाजन संपर्क अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी अभियान के बीच विधायकों के मुंबई जाने पर अब रोक लगती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष जी, अब रोक लगती हुई नजर आ रही है, तो इस रोक का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, इस रोक लगाने के पीछे बिल्कुल सीधी बात यह है कि 10 जून से बीजेपी सरकार के, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद एक बड़ा अभियान चला रही है और आज से ही हर लोकसभा क्षेत्र में जनसभाएं शुरू होनी है। पूरे उत्तर प्रदेश में 80 जनसभाएं अगले 10 दिनों में होंगी और इन जिलों में जनसभाएं जो होंगी उसमें लाभार्थियों की सभा होनी है, उसमें जातीय सम्मेलन होने हैं और उसमें विधायकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है अपने अपने क्षेत्रों में। हालांकि जब इस सम्मेलन की बात हुई थी, ये सम्मेलन जो है वो एक निजी संस्था करा रही है जिसमें बहुत सारे लोकसभा के पूर्व स्पीकर भी शामिल हैं और यूपी के करीब 250 विधायकों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी शामिल हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराया था और अब उनको 15 तारीख को जाना था। 15 से 17 तक 3 दिन इस सम्मेलन में जाना था, जहां उनको विधायी कार्यों का प्रशिक्षण मिलना था। लेकिन चर्चा होनी थी बहुत सारे विधायिका के सवालों को लेकर के। लेकिन चूंकि ये महाअभियान भारतीय जनता पार्टी 10 जून से 20 जून तक चला रही है और इसमें पार्टी बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के ये तैयारियां हैं 9 साल के कामकाज। लेकिन इस रोक लगाए जाने को लेकर विधायकों के मुंबई जाने पर जो रोक लगाई गई है, इसकी क्या वजह मानी जाए?
मैं वही बता रहा हूँ कि पार्टी ये नहीं चाहती है कि जो उसके स्थानीय सम्मेलन हो रहे हैं उसमें कहीं कोई हीरा हवाली हो। और जब लोकसभा क्षेत्रों में सम्मेलन हो रहे हैं तो उस लोकसभा क्षेत्र के विधायकों का वहां रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और सीधी जिम्मेदारी, जनता का सीधा सवाल उन्हीं से होता है। तो वो 3 दिन के लिए, ऐसे में 3 या 4 महत्वपूर्ण दिन अपने क्षेत्र में ना हो, ये पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है, इसलिए ये रोक लगा दी गई है। अब कोई भी विधायक बंबई नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां पूरी तैयारी में नजर आ रही हैं। और अगर बीजेपी की खास तौर पर बात की जाए उत्कर्ष जी, तो महाजनसंपर्क अभियान, जन जन तक जुड़ने की कवायद, टिफिन पर चर्चा, तमाम ऐसी कवायद लोकसभा चुनाव के लिहाज से नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि विधायकों के मुंबई जाने पर अब रोक लगा दी गई है ताकि किसी भी तरीके का कोई रिस्क बीजेपी नहीं उठाना चाहती। बढ़ते आगे, इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का गोंडा और अयोध्या दौरा है। गोंडा में जिला कार्यालय का लोकार्पण करेंगे भूपेंद्र चौधरी। सुबह करीब 10 बजे नवनिर्मित अटल स्मृति द्वारा कार्यालय का लोकार्पण किया जाएगा। सुबह करीब 11:15 पर संपूर्णानंद हॉल में मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे गोसाईगंज में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष की आज मीटिंग भी रखी गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। तो 500 से ऊपर पदाधिकारी, कार्यकर्ता इसमें हिस्सा, लोकार्पण किया जाएगा। सुबह करीब 11:15 पर इस कार्यक्रम में हिस्सा, जनसभा को संबोधित करना, पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष की आज एक मीटिंग भी रखी जाएगी और साथ ही लोकसभा चुनाव के लिहाज से तैयारियों का जायजा और समीक्षा भी किया जाएगा। अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आरपी, इस संबंध में क्या कुछ जानकारी है? सुनीता जी, मैं बताना चाहूंगी कि इस समय जो अयोध्या में है गोसाईगंज जो महिला विद्यालय, वहीं पे भूपेंद्र चौधरी जी आएंगे और वहां पे जो है अपने लोकसभा के चुनाव का आगाज भी करेंगे। और अयोध्या अहम सीट मानी जा रही है, इसलिए यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी यहाँ आ रहे हैं और अपना मोर्चा जो है, पूरे जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, जितने लोग मीटिंग कर रहे हैं, पूरा अहम जो है अहम अयोध्या में लगा हुआ है। जितने भी बराबर यहाँ मीटिंग चल रही है, बराबर कार्यक्रम चल रहा है। भाजपा यहाँ कोई भी कोर कपड़े छोड़ना नहीं चाहती है। जी बिल्कुल, अयोध्या बेहद अहम और दौरा भी इस लिहाज से लोकसभा चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। जनसभा को संबोधित करेंगे और कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। वहां गोसाईगंज में भी करेंगे, फिर आएंगे अयोध्या में भी एक इनकी जनसभा है, वो भी संबोधित करेंगे लगभग 4 बजे के आसपास। और यहाँ भी कम से कम हर जगह पे 500-700 आदमी, 1000 आदमी से कम नहीं होंगे। जी, पार्टी कार्यालय में एक मीटिंग भी रखी गई है। मीटिंग से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी है? मीटिंग का क्या कुछ उद्देश्य है? मीटिंग का उद्देश्य यहाँ के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं सबको बुलाया गया है। वहाँ पे जहाँ पे सबको संबोधन करेंगे, सबको वही लोकसभा का आगाज करेंगे और सब लोगों को यही कहने का अभिप्राय है, सब लोग जोर लगा करके पूरी ताकत झोंक देंगे अयोध्या के विधानसभा क्षेत्र, जी लोकसभा क्षेत्र। साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह का भी कल दौरा है। अगर देखा जाए, ये दौरा पहले रद्द होता नजर आ रहा था और उसके बाद कल यानी कि 11 तारीख को ये दौरा रखा गया है और कई अहम बातें ब्रजभूषण शरण सिंह की इस जनसभा से जोड़कर देखी जा रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। क्या इस लिहाज से क्या कुछ हलचल तेज होती नजर आ रही है? क्योंकि प्रत्यारोपण वो सब काम चलता नजर आया। अयोध्या में भी कहना हो जी बराबर कंपेन करते रहे हैं, पूरे सिस्टम कंपेन करते रहे, चाहे गोंडा में भी कंपेन करते रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है प्रत्यारोप चलता रहा, लेकिन जो इच्छा भी है पूरी तरीके से बनी हुई है और जो चीजें हैं बरकरार बनी हुई है, चाहे गोंडा में हो चाहे अयोध्या में, हर जगह पे। जी, साथ ही प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित किया जाएगा इस बीच। तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो योजनाएं हैं, जो कार्य हैं, उनकी समीक्षा भी की जाएगी, जनसभाओं को संबोधित भी किया जाएगा, एक जीत का गुरुमंत्र भी दिया जाएगा। इसको लेकर जो कार्यकर्ताओं में है, क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ताओं में क्या कुछ उत्सुकता देखने को मिल रही है?
कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, क्योंकि इन्होंने जो बीजेपी है पूरे जितने कार्यकाल में जितने कार्य किए हैं सबको बनाने का, एक एक चीज का बताने का कार्य कर रही है। कहीं भी अपनी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जहां जहां पे कोई दिक्कत आवे, जितने भी कार्य इन्होंने अयोध्या से लेकर जितना भी कार्य किए हैं सब पूरा बनाने का काम, एक एक चीज इन्होंने पूरे जो है चार्ट बनवाए हुए हैं, पूरे सिस्टम बनवाए हैं, पूरे हर व्यक्ति को जा जाके समझाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके पास कई जो संस्थाएं चाहे बीजेपी हो, चाहे युवा मोर्चा हो, मतलब हर जगह के सिस्टम में इन्होंने बना के रखा है जी। और साथ ही आरपी सिंह, देखा जाए अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से तो अयोध्या एक अहम सीट मानी जा रही है बीजेपी के लिए, और बीजेपी कोई भी कोर कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि जीत का दावा तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जो बीजेपी की रणनीति है, क्या लगता है वो कितनी कारगर साबित होने वाली है? बीजेपी की रणनीति जो है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, इसलिए अपने में कोर कसर में कोई चीज कमियां नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए बहुत मजबूत स्थिति में है। चाहे अयोध्या हो, चाहे जो विधानसभा क्षेत्र हो, मतलब हर जगह पे इन्होंने मजबूती बहुत ज्यादा है जी। अयोध्या की जनता का रुख और साथ ही इस कार्यक्रम को लेकर, जनसभा को लेकर 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के जुड़ने और जुटने की बात निकलकर सामने आ रही है। तो क्या कुछ लग रहा है कार्यकर्ताओं की संख्या क्या बढ़ भी सकती है? जी सुनीता जी, कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत तेज है, और जितने कार्यकर्ता है अभी से वहां पे पहुंचना चालू कर दिए हैं, चाहे अयोध्या में हो, चाहे गोसाईगंज में हो, हर जगह एकदम भीड़ लगी हुई जी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल सुबह 10 बजे नवनिर्मित अटल स्मृति द्वार का लोकार्पण किया जाएगा, जनसभा को संबोधित किया जाएगा। सुबह 11:15 पर संपूर्णानंद हॉल में मोर्चा सम्मेलन का उद्घाटन भी किया जाएगा, और 3 बजे गोसाईगंज में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन कल, यानी कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एमएलए पंकज सिंह इसमें शामिल होंगे। 10 जून को बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन यानी कि आज आयोजित किया गया है, और 9 साल के कार्यकाल का इस सम्मेलन के जरिए बखान किया जाएगा। इस लिहाज से यह प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 9 साल के कार्यकाल पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एमएलए पंकज सिंह भी इस प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे। 10 जून को बीजेपी का यह प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया है। और प्रबुद्ध सम्मेलन 9 साल के कार्यकाल को लेकर आयोजित किया गया है। इसमें डिप्टी सीएम भी शिरकत करेंगे। और इसे आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से भी जोड़कर देखा जा सकता है। लगातार 9 साल के कार्यकाल का जिक्र इस प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए। एमएलए पंकज सिंह भी इस प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे। तो बीजेपी के कार्यकाल की उपलब्धियां को लेकर ये प्रबुद्ध सम्मेलन फिलहाल अहम माना जा रहा है। तो मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लेकर यह प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शिरकत करेंगे। तो लगातार बीजेपी की जो रणनीति है, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जन जन तक पहुंचने की कवायद और 9 साल के कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने की कवायद महाजनसंपर्क अभियान के जरिए हो या फिर प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए हो, 9 साल के कार्यकाल को गिनाने की कोशिश, योजनाओं और विकास कार्यों को बताने की कोशिश। तो मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में क्या कुछ काम किए गए आम जनता के हित में, इस प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए जन जन तक पहुंचाने की कवायद ऐसे कहा जा सकता है, क्योंकि 9 साल के कार्यकाल के लिहाज से ही इस प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी हिस्सा लेंगे।
एमएलए भी शामिल होंगे और तमाम कार्यकर्ता इस प्रबुद्ध सम्मेलन का हिस्सा होंगे। तो प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोर शोर से की गई हैं और आज बीजेपी का ये प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो 9 साल के कार्यकाल का बखान इस प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए जन जन से जोड़ने की कवायद कहा जा सकता है, क्योंकि मोदी सरकार के इस 9 साल के कार्यकाल में क्या कुछ काम किए गए इस प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए उन कार्यों का जिक्र किया जाएगा। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे और भारी तादाद में कार्यकर्ताओं की जुड़ने की कवायद। एमएलए पंकज सिंह भी इस प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे। तो 2024 की राह को आसान बनाने के लिहाज से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है। लगातार बढ़ते आगे, 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन। नैमिषारण्य में सपा प्रशिक्षण शिविर का समापन आज हुआ। अखिलेश निकालेंगे लोक जन जागरण यात्रा। तो 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन। नैमिषारण्य से सिधौली तक लोक जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी और अखिलेश यादव निकालेंगे ये लोक जन जागरण यात्रा। नैमिषारण्य में सपा प्रशिक्षण शिविर का समापन आज और अब जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अबरार अली सीतापुर से जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अबरार, क्या कुछ जानकारी है इस संबंध में? को बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था, इसी को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं अखिलेश यादव और थोड़ी देर में यहाँ पर लोक जन जागरण यात्रा को निकाला जाएगा, जिसे नैमिषारण्य से सिधौली के लिए कुछ ही देर में यहाँ से रवाना हो जाएगी। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर उन्होंने पहले अपने कार्यकर्ताओं से 4 से 5 हजार जो पहुंचे थे उनसे बातचीत की और उन्हें जोश भरा है कि आने वाले 2024 में विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति बनाई चाहिए और किस तरह से जीत हासिल होगी, इसको लेकर भी गुरु मंत्र दिया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ से जन जागरण यात्रा निकालेंगे जिससे लोगों को जोड़ेंगे और अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था। तो क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार अब विपक्ष भी लगातार कमर कस चुका है और लोगों तक जाकर वह चुनाव को लेकर लोगों को बात बता रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर और बूथों तक पहुंचा रहा है। गांव के जो विधानसभा के हैं बूथ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि सभी जगह पहुंचे और लोगों को जानकारी दी जाए। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, सपा सरकार है, वो भी जो है, जो सपा के लोग हैं वो भी अपनी सरकार बनाने की उम्मीद में लगे हुए हैं, जिसके चलते जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर रखा गया था। आज वो लोक जन जागरण यात्रा नैमिष से और सिधौली तक निकालेंगे। जी बिल्कुल अबरार, देखा जाए तो 2024 के लिहाज से सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और एक बेहतर रणनीति के तहत जन जन तक पहुंचने की कवायद नजर आ रही है। चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें। और इसी कड़ी में ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था।
क्या उन कमियों को भी तलाशने की कोशिश की गई? जो देखा गया नगर निकाय चुनाव में जो रिजल्ट निकलकर सामने आए, उस पर भी चिंतन मंथन किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो चिंतन मंथन किया गया कि जो नगर निकाय चुनाव में कैसे हार हुई और किन वजह से हुई, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी मंथन हुआ है। और सीतापुर की अगर बात की जाए तो नैमिष की 84 लाख ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, यहाँ से उन्होंने ये शुरुआत की है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सरकार के द्वारा जो हत्याएं हो रही, जेल में हो रही, इसके अलावा जो है कचहरी में हो रही, इस पर भी सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि यह लॉ एंड ऑर्डर। अबरार, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। तो कई सवालों के घेरे में सरकार को खड़ा किया है कि लगातार वो इन बातों को लेकर लोगों से जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। और इनका सबसे पहले तो है कि जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है, उनको गुरमंत्र दिया। अनम्यूट करिए अबरार। जी अबरार, देखा जाए तो 2024 के लिहाज से गुरुमंत्र, जीत का गुरुमंत्र देने की कवायद प्रशिक्षण शिविर के जरिए की गई अखिलेश यादव की तरफ से अब जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है, तो इसका क्या कुछ उद्देश्य नजर आ रहा है और आगे की क्या कुछ रणनीति समाजवादी पार्टी की रहने वाली है? समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है इनका मेन उद्देश्य है कि लोगों तक और गांव-गांव जाकर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथों तक बना रखा है, शायद ये उसी राह पर चल रहे हैं, जिसके चलते ये है अब बूथों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और हर जगह जो है अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुटे हैं, क्योंकि इनमें उत्साह भी पैदा कर रहे हैं कि किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों तक जाया जा सके और किस तरह से सभी को जोड़ा जा सके। तो कहीं ना कहीं जो है विपक्ष भी अब अपनी मजबूती में अभी से लग गया है। जी बिल्कुल, विपक्ष पूरी तैयारी में है और इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर लोकसभा चुनाव का जिक्र करें, नगर निकाय चुनाव में हालांकि बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा समाजवादी पार्टी का, लेकिन उसी की कमियों को तलाशने के लिहाज से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। और ये भी बात निकलकर सामने आई अबरार पिछले कुछ दिनों में कि जो काम का एक लेखा जोखा है, वो भी समाजवादी पार्टी अपने काम का लेखा जोखा, साथ ही सत्ता में जो काबिज है बीजेपी की काम का लेखा जोखा, उसका भी जिक्र और तुलनात्मक तरीके से किया जाएगा। इस बात का भी जिक्र किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने कि 10-90 और इसके अलावा डायल 112 इस बात को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है कि जो हमने चालू की थी आज वही है। इसके अलावा जो भाजपा सरकार में उन्होंने किया है, जो कर रहे हैं, उनके बारे में भी लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से उनकी सरकार के द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए थे उनको भी गिनाने में लगी है सरकार और लोगों तक पहुंचाने में लगी है कि आखिर जो सपा सरकार रही है उन्होंने क्या अच्छे कार्य किए थे। इसके अलावा जो भाजपा सरकार में क्या हो रहा है, और ये यहाँ तक के बताया कि कानपुर की घटना को पुलिस को चोर कहा जा रहा है, इस पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया है कि ये भी केवल भाजपा की वजह से ही ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, मुद्दे कई हैं जो विपक्ष के पास हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और किसकी रणनीति है, किस पार्टी की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी ज़्यादा वक्त फिलहाल नहीं बचा है आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए। और इस लिहाज से सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ जन जागरण यात्रा की बात करें या प्रशिक्षण शिविर की बात करें, कोई भी कोर कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के साथ साथ जीत का गुरुमंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खबरों का रुख करें उससे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां पर चीनी भवनों का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। श्री आदेश जी, ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से। परमाल सिंह जी, श्री परमाल सिंह जी उनकी जगह पर उनके पुत्र श्री आदेश जी पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। श्री आदेश जी माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं।
सुभाष चंद्र पुत्र रामपाल सिंह जी, अलीपुर नगला बरकातपुर जिला बिजनौर से, जिन्होंने 2634 कुंटल का सर्वोच्च उत्पादन लिया है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री सुभाष चंद्र जी पुत्र सूरत सिंह जी, ग्राम दस्सा माजरा, जोन टोडरपुर, सहारनपुर, जिन्होंने 2329 कुंटल का उच्चतम उत्पादन गन्ने में लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, गन्ना मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय से सम्मानित हो रहे हैं। श्री सत्य प्रकाश पुत्र शिव प्रसाद जी, ग्राम ढोडेपुर, जोन नवाबगंज, जिला गोंडा, जिन्होंने 2121 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन लिया है, श्री सत्य प्रकाश जी माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। श्री मुन्ना लाल जी पुत्र शोभाराम, ग्राम मुणिकला, जोन बिलासपुर, जिला रामपुर, जिन्होंने 1962 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। श्री कुलवंत सिंह जी पुत्र हरभजन सिंह जी, ग्राम पहाड़पुर, जोन गोला, जिला लखीमपुर खीरी, श्री कुलवंत सिंह जी जिन्होंने 2170 कुंटल का उत्पादन लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित हो रहे हैं। श्री सुभाष चंद्र जी पुत्र रामपाल सिंह, जिला बिजनौर बरकातपुर से, जिन्होंने 2082 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन लिया है, सम्मानित हुए। श्री कैलाश पुत्र रामचंद्र जी, जिनके पौत्र सचिन जी आ रहे हैं, जो हमारे बीच नहीं है, ग्राम शामली से, जिन्होंने 1713 कुंटल का उत्पादन लिया था। श्री सुखपाल सिंह जी पुत्र रघुवीर सिंह जी, ग्राम शामली, जनपद शामली, श्री सुखपाल सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं, आपने 1375 कुंटल का अधिकतम उत्पादन लिया है। श्री नीरज कुमार जी, श्री नीरज कुमार जी पुत्र रामपाल, ग्राम कोड़ाना, जिला शामली, जिन्होंने 1773 कुंटल का उत्पादन लिया है, श्री नीरज कुमार पुत्र रामपाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित हो रहे हैं। और अंत में हम बुलाते हैं श्री बाज सिंह जी को पुत्र बलकार सिंह जी को, ग्राम महुआ, जोन पीलीभीत, जिला पीलीभीत से, श्री बाज सिंह जी जिन्होंने 1677 कुंटल का उत्पादन लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित हो रहे हैं। इसी क्रम में आगे माननीय गन्ना मंत्री जी से अनुरोध है कि इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के अवसर पर अपने अमूल्य उद्गारों से हम सभी का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। माननीय गन्ना मंत्री जी। आज के गन्ना कृषकों के सम्मान कार्यक्रम में परम पूज्य किसान नौजवान की आशा की किरण उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय योगी जी महाराज, मंच पर बैठे हुए मेरे छोटे भाई राज्य मंत्री गंगवार जी, मुख्य सचिव आदरणीय मिश्रा जी, एसीएस गन्ना श्री संजय भूष रेड्डी जी, मेरे समक्ष बैठे हुए सभी सम्मानित किसान भाई और बहनों, मीडिया के बंधुवर्ग, समस्त गन्ना विभाग के अधिकारीगण, आज परम सौभाग्य का दिन है। लखनऊ से सीधी तस्वीरें, गन्ना मंत्री के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे शुगर मिलों का लोकार्पण करने के लिए और सर्वोच्च उत्पादन करने वाले लोगों को इस बीच सम्मानित भी किया गया। बढ़ते आगे, कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को तमाचा मारने का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कार से उतरे सांसद ने दारोगा हाकिम सिंह को तमाचे मारे। तमाचा मारते हुए सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो पुलिस पर हमले के मामले में सुब्रत पाठक के खिलाफ एसआईटी जांच निर्धारित की गई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अब बढ़ सकती हैं सांसद की मुश्किलें।
तो अब सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया और इसके बाद एसआईटी जांच होगी इस पूरे मामले की, क्योंकि अभी ये सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कन्नौज से बड़ी खबर, पुलिस को तमाचा मारने का सीसीटीवी सामने आया है। तो दारोगा हाकिम सिंह को तमाचा मारा गया। इस सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया। पुलिस पर हमले के मामले में सुब्रत पाठक के खिलाफ एसआईटी जांच होगी। कार से उतरे सांसद ने दारोगा हाकिम सिंह को तमाचे जड़े और ये तमाचा मारते हुए सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब सांसद की इससे मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। तो सांसद साहब की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसआईटी जांच होगी और सांसद के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो पुलिस को तमाचा मारने का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां पर दारोगा हाकिम सिंह को सांसद ने तमाचे जड़े। और इसी खबर पर संवाददाता अभय कटियार जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभय, सांसद की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एसआईटी जांच क्या कराई जाएगी, क्या कुछ जानकारी है और क्या वजह रही इस तमाचा जड़ने की? जी, आपको बता दें कि उन्नाव पुलिस ने यहाँ से 4 लोगों को उठाने गए थे। उसी मामले में सांसद उनके बचाव में गए थे और सांसद ने उसी बीच पुलिस से मारपीट कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है और विपक्ष के लोग बराबर हमलावर हैं, सांसद की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर क्या इस बात का संज्ञान लिया गया, क्योंकि एक दारोगा को सांसद ने थप्पड़ जड़ा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी तक जो प्रशासन है वो बिल्कुल मौन है। प्रशासन बोलने को तैयार नहीं है, पुलिस के कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो चौकी इंचार्ज पिता है उसको छुट्टी देकर यहाँ से भगा दिया गया है। क्या इस मामले को लेकर किसी जिम्मेदार अधिकारी से आपने बात करने की कोशिश की? और अब ये पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इससे ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सांसद की इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? जी, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है। और आपको बता दें, इस संबंध जब वीडियो वायरल हुआ है, इस संबंध में पुलिस के आला अधिकारियों से बात करनी चाहिए, मगर कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। जी, साथ ही ये जो पूरा मामला आप बता रहे हैं, जिस वजह से सांसद जी को गुस्सा आया और कार से उतरते हैं, दारोगा को थप्पड़ जड़ देते हैं, ये 4 लोगों को जिसका समर्थन करने के लिए सांसद जी पहुंचे हुए थे, तो आखिर मामला क्या था? एक व्यक्ति को कन्नौज लाया गया था। उसको सूचना मिली कि वो क्षेत्र में वो रखे हुए हैं, इसलिए वहां से पुलिस आई और इन लोगों को छुड़ाने के लिए पुलिस ने सहायता ली, कन्नौज पुलिस की। इसी मामले में सांसद को गुस्सा आया और सांसद ने पुलिस वालों की पिटाई कर दी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सांसद जी को गुस्सा आया और सांसद जी दारोगा को थप्पड़ जड़ देते हैं, क्योंकि उनके वो 4 लोग थाने में बैठे होते हैं जिन्हें समर्थन या बचाने के लिहाज से सांसद जी पहुंचे होते हैं और दारोगा की किसी बात पर उनको गुस्सा आता है और वो थप्पड़ जड़ देते हैं। अब ये पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो जाता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो फिलहाल इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, बचते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद की सत्ता की हनक में चूर दारोगा को थप्पड़ जड़ने का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। देखना ये होगा कि सांसद के खिलाफ फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई होती है प्रशासनिक स्तर पर।
क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी हमलावर है और कई सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी बचते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर गोंडा से मिल रही है। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता दें, गोंडा डीएम उज्जवल कुमार का तबादला हुआ है। गोंडा में 1.5 साल रहा उज्जवल कुमार का कार्यकाल और इसके बाद अब तबादला। तो फिरोजाबाद के डीएम बनाए गए हैं उज्जवल कुमार। तो गोंडा से ट्रांसफर, तबादला एक्सप्रेस लगातार चल रही है और एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। गोंडा डीएम उज्जवल कुमार का तबादला किया गया है। लगातार यूपी में ये तबादला एक्सप्रेस जारी है। 1.5 साल का कार्यकाल रहा उज्जवल कुमार का और इसके बाद अब तबादला किया गया है। फिरोजाबाद के डीएम बनाए गए हैं उज्जवल कुमार। तो 2010 बैच की नेहा शर्मा गोंडा की नई डीएम बनाई गई हैं। तो लगातार एक बड़ा फेरबदल, हालांकि ये रूटीन ट्रांसफर भी है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इस लिहाज से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है। लगातार ये तबादले और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्य गन्ना उत्पादन प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। तो 11 बजे लोक भवन सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम के दौरान ये प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। स्टॉक नर्सों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। राज्य गन्ना उत्पादन प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। तो प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र और साथ ही लोक भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 1442 स्टॉक नर्सों को नियुक्ति पत्र इस कार्यक्रम के दौरान वितरित किए जाएंगे। चीनी मिल समितियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी। और इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनाते हैं आपको। मैं महिला स्वयंसेवी समूह से उपस्थित बहनें और चीनी मिल से जुड़े हुए हमारे सभी प्रबंधकगण, महाप्रबंधकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, 3 अभिनव कार्यक्रमों को लेकर के आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले विभाग को इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। गन्ना उत्तर प्रदेश की मिठास को दुनिया के अंदर पहुंचाता है। और भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष की अनेक उपलब्धियां विभाग के पास है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, सबसे अधिक चीनी उत्पादन में भी बदल गया और सबसे अधिक चीनी मिल ही नहीं बल्कि सबसे अधिक इथेनॉल उत्पादन और सबसे अधिक खांडसारी यूनिट वाला राज्य भी आज उत्तर प्रदेश है। यह इस क्षेत्र में किए गए रिफॉर्म के परिणाम है। मुझे याद है आज से 6 वर्ष पहले पर्ची के लिए परेशान होना पड़ता था। पर्ची की चोरी, घड़तोली, कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां गन्ना किसान उत्पादक हो और वहां आंदोलन न होते रहे हों। और अंत में अपनी पूरी मेहनत पे
चीनी मिल और समय बंद होने के कारण गन्ना किसान को आग लगाना पड़ता था। किसान परेशान होता था, गन्ना भेजने के बाद वो पैसा भुगतान नहीं हो पाता था, वर्षों वर्षों का गन्ना मूल्य बकाया रहता था। लेकिन 6 वर्ष में मैं सबसे पहले आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश और देश के गन्ना किसानों के बारे में बहुत सकारात्मक भाव के साथ उस प्रकार के कार्यक्रम लागू करवाए। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2017 में हम लोग आए थे, 2010 से लेकर के 17 के बीच में अनेक सभी वर्षों का कुछ ना कुछ गन्ना मूल्य भुगतान बाकी था। और मिशन मोड पर पहले इस कार्यक्रम को किया गया कि 2010 से 2011, 2012, 2013, 2014 इस गन्ना मूल्य का भुगतान पहले हो। और उस गन्ना मूल्य का भुगतान करते करते हम लोग आगे बढ़े तो चीनी मिल मालिकान भी मेरे पास आए, क्योंकि हमें चीनी एक जहां गन्ना उत्पादक किसानों की समस्या को समाधान करना था, उन्हें पर्ची की चोरी और घटतोड़ी से जहां मुक्त करना था। गन्ना जब तक खेत में रहेगा तब तक चीनी मिल चलेगी, जहां इस प्रकार का वातावरण देना था। लेकिन साथ साथ चीनी मिल चलेगी तभी तो ये सब हो पाएगा। इसलिए चीनी मिल मालिकों के साथ भी हमने संवाद बनाया और चीनी मिल मालिकों ने भी उस बारे में बहुत सकारात्मक भाव से कहा कि एक साइकिल है जिसके कारण अक्सर डिमांड के अनुसार सप्लाई, डिमांड और सप्लाई ये मार्केट का नियम है। जब चीनी ज्यादा हो जाएगी, डिमांड नहीं रहती है तो डंप पड़ी रहती है, मार्केट में दाम नहीं मिलता है, हम भुगतान नहीं कर पाते हैं। अगर इथेनॉल बनाने की कार्रवाई को परमिशन हमें मिल जाए और उसकी ब्रांडिंग हो तो फिर काफी बड़े पैमाने पर हम गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान कर पाएंगे। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। हमने पत्र लिखा, अनुरोध किया और प्रधानमंत्री जी ने इसकी सहमति दी। आज ज्यादातर चीनी मिलें चीनी भी बनाती हैं और साथ साथ इथेनॉल बनाने का काम भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश ग्रीन एनर्जी का भी एक माध्यम इथेनॉल के माध्यम से बन चुका है और आज के दिन पर न केवल सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है बल्कि सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य भी है, सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादक राज्य भी है, सर्वाधिक खांडसारी उद्योग को चलाने वाला राज्य भी है। और आज जो मैंने यहां पर देखा है, एक साथ चीनी मिल मालिकों को भी सम्मान किया गया। गन्ना उत्पादक प्रतियोगिता आयोजित करके 3 वर्ष के उन किसानों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने गन्ना उत्पादन में रिकॉर्ड स्थापित किया है। भाइयों बहनों, 2017 में जब मैंने गन्ना विभाग से कहा था कि एक उत्तर प्रदेश की धरती ऐसी है जिसमें 1 एकड़ में 1000 कुंटल पैदा हो सकता है, लोग हंस रहे थे, अरे कैसे हो सकता है। हमारे तमाम अधिकारी क्या कह रहे थे उस समय, अरे साहब ये कहां हो सकता है, एकड़ नहीं हेक्टेयर में होता होगा। मैंने कहा नहीं, एकड़ में हो सकता है। लोग कल्पना कर रहे थे। फिर मैं भी कभी कभी भ्रम में पड़ जाता था कि क्या वास्तव में ये हो पाएगा क्या, लेकिन आज मैंने साक्षात देखा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम 2640 कुंटल पर हेक्टेयर गन्ना पैदा करने वाला, उत्पादन करने वाला किसान भी यहां इस सभागार में मौजूद है। और माता जी वहां बैठी हुई है, किसान अपने पीलीभीत से आए हुए, ये सभी ये इसके प्रमाण है। लखीमपुर खीरी में आप देख रहे हो माता जी को, थोड़ा माता जी खड़ी हो जाएं, आप थोड़ा खड़ी हो जाती तो देखिए किस क्या उम्र है। और उसके बाद भी ये है
ये उत्तर प्रदेश की धरती में थोड़ा भी हम प्रयास करेंगे तो इतना गन्ना उत्पादन हो सकता है। यह हमारे इन अन्नदाता किसानों ने अपने सामर्थ्य से, अपने परिश्रम से वह साबित करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें सबसे अच्छी रिकवरी दे सकती हैं देश के अंदर। या हमारे चीनी मिल आज के दिन पर तय कर रही है। तो एक तरफ गन्ना उत्पादक किसानों का सम्मान, दूसरी तरफ चीनी मिल मालिकों को भी, जिन्होंने पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, उनका भी सम्मान। इस क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूह हो और उनके माध्यम से हम महिलाओं के स्वावलंबन और मिशन शक्ति के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ा सके। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 3171 महिला स्वयंसेवी समूह, जिसमें 59,000 से अधिक महिलाएं कार्य कर रही हैं, वे आज इस क्षेत्र में कार्य करते हुए प्रदेश के अंदर 60 लाख गन्ना किसानों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहां पे सहकारी समितियों के भवनों को भी हमने लोकार्पण किया है। सहकारी समितियां, इनके भवन व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के तो माध्यम है ही, लेकिन खाद और वहां पर गोदाम के रूप में भी उनका उपयोग हो सकता है। ये भवन इस रूप में बनाए गए हैं और 25 ऐसे भवनों का लोकार्पण आज यहां पर संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, गन्ना विभाग ने पिछले 6 वर्ष के अंदर हर एक क्षेत्र में नया करके दिखाया है और उस नएपन का परिणाम है। अगर मैं 2007 से 2017 के बीच कुल गन्ना मूल्य के भुगतान की बात करता हूं, ये राशि बामुश्किल 1 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। लेकिन जब मैं पिछले 2017 से लेकर 2023 के बीच 6 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान बात करता हूं, तो ये राशि बैठती है 2,13,400 करोड़ रुपए अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। तो पहले से उत्पादन क्षमता में इजाफा हुआ है और सर्वोच्च उत्पादन करने वाले किसानों को इसी लिहाज से सम्मानित भी किया गया और साथ ही जो चीनी भवनों के नवनिर्मित लोकार्पण के लिए पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ, और इस बीच शुगर मिल मालिकों को भी सम्मानित किया। इसी के साथ लाइव न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।